नमस्कार प्यारे बच्चों। हाँ, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो ट्वेल्थ की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 5 ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर नंबर 5 क्योंकि 4 चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी टॉपिक को जानते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या ये टॉपिक कहता है। तो सातत्य तथा अवकलनीयता ये आपका एक कैलकुलस जिसको हम कहते हैं कलन बीजगणित। कलन बीजगणित, ठीक है। कलन बीजगणित को इंग्लिश में हम कहते हैं कैलकुलस। इस कैलकुलस का एक पार्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक मैथमेटिक्स है। तो सातत्य और अवकलनीयता को पर हम अवकलनीयता की जो डिस्कशन है वो बाद में करेंगे। पहला टॉपिक हमारा आज का है सातत्यता, ठीक है, या सातत्य। इसको हम कहते हैं TIITY। इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी कहते हैं। तो कंटिन्यूटी होता क्या है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी होता क्या है, इसको डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा सा 11th क्लास पे जाते हैं, क्योंकि 11th क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो कैलकुलस का एक इंट्रोडक्शन जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमारा क्लास 11th में था। तो क्लास 11th में आपने एक टॉपिक पढ़ा था, लिमिट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लिमिट टॉपिक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं सीमा, पढ़ा था। तो सीमा में हमने क्या पढ़ा हुआ था, एक बार हल्का सा इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ क्योंकि क्लास 11th का, क्योंकि वही बेस आगे, क्योंकि चैप्टर आपका अब कंप्लीट होगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। लिमिट के साथ ही कंटिन्यूटी क्या है, जुड़ी हुई है। इसलिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि लिमिट जो आपने 11th में पढ़ा था कंप्लीट नहीं हुआ था, तो लिमिट आपने 11th में पढ़ा, उसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो लिमिट में आपने पढ़ा था यदि कोई फंक्शन y इक्वल एफ एक्स है, कोई फंक्शन y इक्वल क्या है, एफ एक्स है, तो इसकी x इक्वल a पर लिमिट क्या होती है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाता था, एफ ए होता था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू a के इक्वल नहीं है, x टेंड्स टू a, क्योंकि ये इसका क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, x टेंड्स टू a, अर्थात x जो है a की ओर अग्रसर है। तो उस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू कहाँ की ओर अग्रसर होगी, एफ ए तक पहुंचने का प्रयास करेगी। ये हमारा क्या कहता था, लिमिट कहता था। वहाँ पर आपने बहुत सारे रूल पढ़े थे कि कैसे हम फंक्शनों की लिमिट निकालते हैं। उसके अलावा आपने एक और पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या पढ़ा था, राइट हैंड लिमिट पढ़ा था, कि किसी भी फलन की सीमा का अस्तित्व होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, इक्वल होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स, ऐसे तो निकालते थे। इक्वल क्या होता था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स निकालते थे ना। तो ये आपने लिमिट वाला जो चैप्टर है वो क्लास 11th में पढ़ लिया। इसके अलावा आपने प्रोसेसें सीखी होंगी कि हमने क्या क्या वहाँ पर लिमिट निकालने के लिए प्रोसेस की थी। पहले हमने क्या, फंक्शन को क्या बट्टे में जो जीरो होता है, क्योंकि लिमिट का मतलब एक फिक्स, एक यूनिक वैल्यू हमने निकालनी है, एक यूनिक वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम फलन को अपरिभाषित होने से रोकते थे, बट्टे में जो जीरो वाला केस था उससे बचने का प्रयास करते थे ना। तो वहाँ पर आपने बहुत सारी प्रोसेस निकाली होंगी, जैसे फंक्शन को सॉल्व करके, बाय फैक्टराइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, अरे प्रतिस्थापन, इस टाइप से मेथड आपने पढ़ी थी ना, जहाँ पर हमने लिमिट कैसे कैसे हम फंक्शनों की निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्लास 12th में लिमिट पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपने लगभग सीख लिया है। और जिसको ज़्यादा लिमिट के कुछ मेथडों में दिक्कत है, तो हमने कुछ वीडियो में आपके लिए लिमिट वाला टॉपिक जारी किया गया है। आप इसको मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में NDA एंड कॉम्पिटिटिव जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर आप इसको लिमिट वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको आप देखिए, उसमें आपको लिमिट निकालने की बहुत सारी मेथडें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यूटी की चर्चा करते हैं, जो क्लास 12th का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंटिन्यूटी होती क्या है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई एक्सेस हो गया, वाई डैश हो गया। तो ये हमारे फंक्शन y इक्वल एफ एक्स का एक ग्राफ है। तो सपोज दैट मैंने ग्राफ ये बना दिया, ये बनाया।
तो आपने एक चीज़ देखा, ये मैंने एक ग्राफ ये बनाया, एक ग्राफ और बनाता हूँ, ध्यान से देखेंगे, ये बनाया, ये लेके आया, ये भी हमारे y इक्वल एफ एक्स का ही एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ग्राफ टूट गया, ये चले गया। तो इसका मतलब फंक्शन तो वही है, देखिए फंक्शन y इक्वल एफ एक्स ऊपर भी था, एक ग्राफ नीचे बना, एक ग्राफ y इक्वल एफ एक्स का ऊपर बना, एक ग्राफ y इक्वल एफ एक्स का नीचे बना। तो दोनों ग्राफों में क्या डिफरेंस है? तो यूपर वाले ग्राफ में आपने एक चीज़ देखा, जब मैंने इस ग्राफ को बनाया तो मैंने कहीं पर को भी जो अपना पेन या पेंसिल का जो मैंने प्रयोग किया ग्राफ को बनाने में, मार्कर का यूज किया, जिसका भी यूज किया, इस ग्राफ को बनाने के लिए मैंने जिसका भी यूज किया उसको कहीं पर उठाना पड़ा? आपको नहीं उठाना पड़ा। अर्थात आपने ग्राफ को बिना पेन या पेंसिल को उठाए ही इस ग्राफ को क्या कर दिया? बना दिया। और नीचे वाले ग्राफ में आपने क्या देखा, जब मैंने इस ग्राफ को बनाया, क्योंकि ग्राफ की यहाँ पर जब हम x की वैल्यू चलते रहे तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो गया, फिर यहाँ से इस दूसरे पार्ट को बनाने के लिए मेरे को पेन या पेंसिल को उठाना पड़ा। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या हुआ है? टूटा है ना। तो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये मेरा संतत ग्राफ है, संतति को हम संतत भी कहते हैं, ठीक है। संतत ग्राफ है, कैसा है? कंटिन्यूअस। संतत का मतलब कंटिन्यूअस, इट मीन्स ये जो ऊपर वाला ग्राफ मेरा बना हुआ है ये हमारा सातत्य ग्राफ है, एक सातत्य फलन का ग्राफ है, क्योंकि सातत्य फलन होगा और ग्राफ क्या होगा? संतत होगा, ठीक है। फंक्शन के लिए हम सातत्यता का प्रयोग करेंगे और ग्राफ के लिए संतत का प्रयोग करेंगे। एक होता है कंटिन्यूटी, एक होता है कंटिन्यूअस। तो ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है, अर्थात सातत्य है। क्या है? या इसको हम कहेंगे संतत ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? संतत ग्राफ है। और ये जो फंक्शन बना y इक्वल एफ एक्स, ये कैसा फलन बना? एक सातत्य फंक्शन बन गया, क्योंकि इसमें ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन या पेंसिल को कहीं पर भी उठाना नहीं पड़ा, एक ही फ्लो में आपका पूरा ग्राफ बन गया। लेकिन नीचे वाले फलन में क्या हुआ, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो आपको पेन या पेंसिल को उठाना पड़ा, देखिए यहाँ पर उठाना पड़ गया। तो इसका मतलब ये फंक्शन इस x की यहाँ पर एक खास वैल्यू है, x की जो भी खास वैल्यू है, सपोज दैट x इक्वल a है, तो इस x की इस खास वैल्यू पर यह ग्राफ यहाँ पर टूटा है ना। तो इसका मतलब यह ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है, इट मीन्स संतत नहीं है। अब संतत नहीं है, संतत का विलोम क्या हो जाएगा? असंतत है, ठीक है। तो संतत में क्या हो रहा है कि संतत जो है एक फलन का एक ग्राफी गुण है, एक ग्राफी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ये जो कंटिन्यूटी है ना हमारी, सातत्यता जो है वो एक ग्राफी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। अब कैसी ग्राफी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है? एक ऐसी ग्राफी प्रॉपर्टी को आपको दर्शा रहा है, एक ऐसे ग्राफी गुण को दर्शा रहा है जिसमें आपने पता करना है कि फलन का ग्राफ बिना अवरोध के, अवरोध का मतलब होता है कि आपने पेन या पेंसिल को उठाया अथवा नहीं उठाया। तो इस ग्राफ को बनाने में आपने कहीं पर भी पेन या पेंसिल को उठाया हुआ नहीं है, बल्कि नंबर 2 वाले ग्राफ में आपने पेन या पेंसिल को उठाना पड़ गया। तो इसका मतलब यह ग्राफ मेरा संतत नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो गया? असंतत हो गया। तो सातत्यता की जो डेफिनेशन होगी वो हम कहेंगे क्या? कोई भी फलन सातत्य कब होगा? जब उस फलन के ग्राफी निरूपण को बनाने के लिए हमको पेन या पेंसिल को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बीच में डॉट 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 हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप, ये एक साथ मिला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब पेन या पेंसिल को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वह ग्राफ मेरा कैसा ग्राफ हो जाएगा? एक कंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा, अर्थात एक सातत्य ग्राफ बन जाएगा या एक संतत ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार का फलन जो होगा वो कैसा फलन होगा? एक सातत्य फलन होगा, ठीक। तो आइए इस पर पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आगे को चलते हैं, ठीक है। सातत्य फलन वह फलन होता है, सातत्य फलन वह फलन होता है जिसका ग्राफ बिना अवरोध के अब बिना अवरोध के का मतलब क्या हुआ? पेन या पेंसिल को उठाए बिना, पेन या पेंसिल को उठाए बिना, क्योंकि अवरोध
क्योंकि बिना अवरोध के मतलब क्या हुआ, बिना अवरोध का मतलब हुआ कि आपने जब ग्राफ बनाया तो बिल्कुल फ्री हैंड बनाया, कहीं पर भी आपने हाथ को रोका नहीं है। ठीक है, बिना पेन या पेंसिल को उठाए बिना बिना अवरोध के प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो ये हमारे एक कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या हो गई, डेफिनेशन होगी। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होगा, सातत्य फलन वह फलन होता है, सातत्य फलन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वह फलन, इसको आप पूरा फिल कर लेंगे। ठीक है, सातत्य फलन वह फलन होता है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। सातत्य फलन वह फलन होता है जिसका ग्राफ बिना अवरोध के, अब बिना अवरोध के का मतलब क्या है, पेन या पेंसिल को उठाए बिना प्राप्त होता है। इट मीन्स फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी टूटेगा नहीं, अर्थात एक फ्री हैंड बनेगा। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन हमारा कैसा फलन होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, अर्थात सातत्य फलन होगा। तो क्लियर हो गया, तो डेफिनेशन क्लियर नोट होगी सबको, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा ग्राफ है ये मेरा सातत्य फलन नहीं है, अर्थात ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कंटिन्यूअस ये एक सातत्य फलन का ग्राफ नहीं बना हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने जब हमने ग्राफिक निरूपण किया तो यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ आया, बट यहाँ से दूसरा इस पूरे ग्राफ को बनाने के लिए यहाँ पर पेन या पेंसिल को उठाना पड़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया, एक अवरोध उत्पन्न हो गया है। अब अवरोध कब उत्पन्न होगा, जब या पेन या पेंसिल को आप क्या करेंगे, हल्का सा उठाएंगे, क्योंकि इस पार्ट को बनाने के लिए, यहाँ से इस पार्ट को बनाने के लिए, क्योंकि ये गैपिंग है, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको पेन या पेंसिल को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ गया। तो इसका मतलब ऐसे फंक्शन का ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्राफ हमको क्या मिलेंगे, एक कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, जो बिना अवरोध के आपको प्राप्त होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि लगातार मान आपको देते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस देखो, क्योंकि कंटिन्यूटी का मतलब हुआ, कंटिन्यूअस का एक शाब्दिक अगर आप अर्थ लेंगे तो कंटिन्यूअस का अर्थ क्या हुआ कि लगातार फंक्शन अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, हर x के मान पर वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, x के एक खास मान पर फंक्शन के दो मान आ गए, ऊपर भी मान आ गया, नीचे भी मान आ गया। इसका मतलब जैसे ही x बराबर a पर पहुंचेगा तो फंक्शन के जो ग्राफ होंगे वो अलग अलग आपको बिंदुओं पर मिलेंगे। तो इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सपोज दैट x इक्वल 2 पर हम फंक्शन का ग्राफ लेते हैं, तो x बराबर 2 पर जब इस तरफ से आएगा तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। जब इस तरफ से आएगा तो फंक्शन का ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ग्राफ में वैल्यू क्या हो जाएगी, टूट जाएगी ना। तो इसलिए ऐसे ग्राफ हमारे कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बनेंगे। ठीक, तो इसको आपने नोट करना है। ठीक है, तो ये हमारे सातत्यता की क्या थी, एक कंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन थी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी है क्या, एक किसी भी फंक्शन की एक ग्राफिक प्रॉपर्टी है, अर्थात ये किसी भी फंक्शन के ग्राफिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है कि फंक्शन जो है बिना अवरोध के बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अर्थात फंक्शन का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो बिना अवरोध के आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अर्थात इसका ग्राफिक निरूपण बिना पेन या पेंसिल को उठाए बना कि नहीं बना। ठीक है, अब देखते हैं अब हुआ क्या, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब। एक बार मैं ऊपर आता हूं पहले ग्राफ पर, पहले हम ग्राफ की चर्चा करेंगे और ध्यान से इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन नोट कर ली होगी। अब उसके बाद यदि हमारे पास कोई फलन y बराबर fx, कोई फलन हमको दिया हुआ है y इक्वल fx, किसी बिंदु x बराबर c पर संतत होगा। संतत को हम कहते हैं कंटिन्यूअस होगा यदि, ठीक है, कोई भी फलन हमारा, कोई फंक्शन अगर हमको y बराबर fx दिया हुआ है तो किसी पॉइंट x बराबर c पर संतत कब होगा। तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो हम बनाएंगे कैसे, देखिए हुआ क्या, ये हमारा एक ग्राफ है, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया, मूल बिंदु 0 हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या, फंक्शन आया यहां से, ये फंक्शन का एक ग्राफ है, सपोज दैट कुछ भी ग्राफ हो सकता है। तो माना मैं एक किसी x के खास वैल्यू पर चेक करना चाह रहा हूं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कि प्रांत के किसी बिंदु, क्योंकि x बराबर a का मतलब, क्योंकि y बराबर fx है तो x है क्या, डोमेन है, इट मीन्स प्रांत है।
ठीक है, x क्या हुआ, प्रांत। तो प्रांत के किसी खास मान पर, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू हो सकती है इस प्रांत पर, ठीक है, तो x बराबर a पर टूटा है कि नहीं टूटा है। तो मैंने इस x बराबर a पर फंक्शन को चेक करना है कि x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ टूटा है कि नहीं टूटा है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक, कैसे चेक करेंगे देखिए ध्यान से, क्योंकि ग्राफ तो बनाना नहीं है, तो हम इसको फंक्शन को कैसे चेक करेंगे। तो हुआ क्या, फंक्शन आया कहाँ से, देखो इनफाइनाइट से आया। देखो फंक्शन कहाँ से आ रहा, इनफाइनाइट से, या तो इस तरफ से लेंगे या इस तरफ से लेंगे। अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कहीं भी कोई भी साइड ले लो, या तो माइनस इनफाइनाइट से लो या प्लस इनफाइनाइट से। अब फंक्शन अनंत से आया, अर्थात इनफाइनाइट से आया, किस पॉइंट तक आया, ए तक आया। अब फंक्शन को अगर हम इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक ला रहे हैं, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिमिट का प्रयोग करते हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, किसी भी फलन को अनंत से किसी बिंदु पर लाने पर, कि अनंत से किसी बिंदु पर लाया जा रहा है, और उस फंक्शन की मैं अनंत से उस बिंदु पर लाने में क्या चेक कर रहा हूँ, फंक्शनल वैल्यू चेक कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, उसकी लिमिट निकालनी है। तो मैंने क्या निकाला, लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या निकाला, a f x निकाला। तो मैंने x पर फंक्शन नहीं आया, ठीक है, अर्थात फंक्शन x बराबर a से थोड़ा या तो आगे आया या थोड़ा सा कहाँ आया, पीछे आ गया, कहीं पर भी आ गया। चलो आगे से लेते हैं, थोड़ा सा a पर पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, रुक गया ना। अब मैंने क्या किया, इक्वल उसी पॉइंट x बराबर a पर उस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू भी निकाल दी। उस पॉइंट x बराबर a पर मैंने फंक्शन की क्या निकाल दी, फंक्शनल वैल्यू निकाल दी। ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, हम ग्राफ को पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर किसको पढ़ना सिखा रहे हैं, ग्राफ को पढ़ना सिखा रहे हैं कंटिन्यूटी के अंदर, कि ग्राफ को हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फलन को इनफाइनाइट से लेके आया, पॉइंट कहाँ तक, ए तक। तो ए तक पहुंचा, नहीं पहुंचा, ए से थोड़ा पहले पहले लेके आया, या तो आगे या पीछे। तो इस आगे या पीछे लाने के लिए अनंत से किसी बिंदु ए तक मैं फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू को लेके आ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या आएगी, लिमिट का प्रयोग होगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू निकाली। अब उस पॉइंट x बराबर a पर मैंने फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई आपकी, एफ ए आ गई। तो x बराबर a पर फंक्शनल वैल्यू भी हमारी क्या आ गई, एफ ए आ चुकी है, एफ ए आ चुकी है। तो इसका मतलब जो हमारी लिमिट की वैल्यू आई थी वही फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू भी आपकी वही आई जो डायरेक्ट उस पॉइंट पर वैल्यू आई। इसका मतलब हुआ क्या, देखिए जैसे इनफाइनाइट से आया तो ग्राफ यहाँ पर आ गया, सपोज दैट ए पर पहुंचा नहीं, ए पर पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा क्या हो गया है, रुक गया है अभी। अब मैंने जूम करके बना रहा हूँ ग्राफ को, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए पर नहीं पहुंचा अभी, ए पर पहुंचते पहुंचते इतना क्या हो गया है, देखिए रुक गया है, देखिए थोड़ा सा रुक गया ना। अब मैंने क्या किया, x बराबर a पर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू भी निकाल दी। अब वो फंक्शनल वैल्यू भी वहीं पर है जहां पर उसकी लिमिट आई थी, अर्थात इनफाइनाइट से जहां पर फंक्शन आया था वहीं पर एफ ए भी आ गया। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू इक्वल आ चुकी है। तो इसका मतलब फंक्शन का जो ग्राफ होगा वह इस एफ ए को लेते हुए आगे को क्या होते रहेगा, बढ़ेगा। अब x बराबर a यहीं पर थोड़ा है, x बराबर a तो यहाँ पर भी हो सकता है, ये इस पॉइंट पर भी x बराबर a हो सकता है, इस पॉइंट पर भी x बराबर क्या हो सकता है, a हो सकता है। इसका मतलब क्योंकि a जो है एक जनरल पॉइंट है इस प्रांत का, इस डोमेन का, क्योंकि y इक्वल एफ एक्स जो फंक्शन है उसके डोमेन का एक जनरल पॉइंट x बराबर क्या है, a है। तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि कोई फलन y इक्वल एफ एक्स किसी बिंदु x बराबर c पर संतत होगा यदि उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, क्लियर, कोई टफ, बहुत इजी है। ठीक, अगर सपोज दैट किसी का क्वेश्चन आया कि अगर लिमिट ऑफ x टेंस टू a एफ एक्स डज नॉट इक्वल एफ ए हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये भी तो आया। तो हुआ क्या, ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है, x ये y हो गया, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। अब हुआ क्या, हम फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कहाँ तक लेके आए, x इक्वल a पर लेके आए, किसी एक खास बिंदु पर लेके आए ना डोमेन के। तो हमारा सपोज दैट इसकी वैल्यू आ गई, अभी a पर नहीं गई। ठीक है,
अब हुआ क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू सपोज दैट इक्वल नहीं आई, इसकी वैल्यू सपोज दैट y1 आ गई। क्या आ गई, y1 आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू y1 है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, y1 हो जाएगी। यहां पर वैल्यू हमारी क्या आ गई, y1 आ गई। अब हुआ क्या, x इक्वल a पर फंक्शन की वैल्यू मेरी y2 आ गई। तो x इक्वल a पर फंक्शन की वैल्यू y2 आई, तो इसका मतलब x इक्वल a पर फंक्शन की वैल्यू या तो ऊपर होगी या कहाँ होगी, इसके नीचे होगी। अरे या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अरे या तो इस पॉइंट से ऊपर होगी या इस पॉइंट से कहाँ होगी, नीचे। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट से या तो ऊपर होगी या इस पॉइंट से नीचे होगी। क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ पर ओपन इंटरवल है, हाँ ये ख्याल करेंगे, क्योंकि इसके इक्वल नहीं पहुंचा है, इसके इक्वल पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, रुक गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या बना रखा है, खुला अंतराल बना रखा है। ठीक है, क्लियर होगी। तो इसका मतलब x, उसकी वैल्यू को मैं कहाँ तक ले आया, x टेंड्स टू a एफ एक्स पर उसकी y1 आ गई। तो ये जो पॉइंट है, ये जो खुला अंतराल दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, y1 को दिखा रहा है, ओपन इंटरवल। और उस फंक्शन की एफ ए पर वैल्यू क्या आ चुकी है, y2 आ चुकी है। अब y2 जो वैल्यू है वह इस खुले अंतराल से या तो ऊपर होगी या नीचे होगी। ठीक है, सपोज दैट इसकी वैल्यू ऊपर आ गई, किस पर, एफ ए पर फंक्शन की वैल्यू ऊपर आ गई। तो इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, लेकिन जब इससे आगे जाएगा तो यहाँ पर ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक होके वैल्यू या तो ऊपर से आगे को चलेगी, या तो ऊपर से आगे को चलेगी, या कहाँ से चलेगी, इस पॉइंट से नीचे आगे को चलेगी। अरे इसके नीचे भी हो सकता है, यहाँ भी चल सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ या तो ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ग्राफ क्या हो चुका है, आपको इस ग्राफ को बनाने के लिए यहाँ पर से फिर इधर जाने के लिए पेन या पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा फंक्शन इस पॉइंट ए पर कंटिन्यूअस नहीं होगा यदि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू एफ ए के इक्वल नहीं आएगी। ठीक, तो क्लियर हो गया। तो इसको आप देखिए, एक बार नोट करिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है और लेकिन थोड़ा टिपिकल है, समझना है इसको। ठीक, दूसरा टॉपिक फिर समझते हैं। अब देखिए हुआ क्या, कभी कभी ऐसा फंक्शन हुआ x इक्वल a यहां पर है। सपोज दैट फंक्शन का ग्राफ मेरे लेफ्ट हैंड साइड से आया, लेफ्ट हैंड साइड से आया और राइट हैंड साइड से भी आ गया। देखिए इस पॉइंट a के बाएं तरफ से भी आया और दाएं तरफ से भी आया। इसका मतलब x बराबर a पर फंक्शन क्या हुआ है, बटा हुआ है। अर्थात x से बाईं ओर फंक्शन अलग तरीके से वैल्यू दे रहा है और दाईं ओर से फंक्शन अलग तरीके से वैल्यू दे रहा है, और उस पॉइंट x बराबर a पर अलग तरीके से वैल्यू दे रहा है। क्योंकि पिछली बार आपने लिमिट के भी ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन थे, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 इफ x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 2, x माइनस 5 इफ x इज लेस देन 2। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे ना। तो इसका मतलब फंक्शन x इक्वल 2 पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अर्थात उसके लेफ्ट साइड अलग उससे आ रहा है और राइट साइड अलग उससे वैल्यू आ रहा है। निकल लिए ना। तो ऐसे फंक्शनों में हम कैसे चेक करते हैं, देखिए क्योंकि फंक्शन इसका मतलब दोनों दिशाओं से वैल्यू दे रहा है, अर्थात बाएं तरफ से भी मान दे रहा है और दाएं तरफ से भी मान दे रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई फलन y इक्वल एफ एक्स किसी बिंदु x बराबर c पर, सॉरी हमने x बराबर किस पर कहा है, c पर कहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, वो मैंने a पर बताया था, a को ही हम क्या कह लेंगे, अरे x बराबर a पर कहा था ना हमने, x बराबर किस पर, c की जगह पर हम क्या कर देते हैं, a पर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या है, x इक्वल a पर कहा है हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। अभी फिर समझते हैं ग्राफ में, पहले इसको नोट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, फंक्शन बाईं तरफ से आया, अर्थात माइनस इनफाइनाइट की ओर से आया। ठीक है, इस तरफ को हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इस तरफ को हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और यहाँ पर एफ ए पर वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, एफ ए आएगी। और तीनों वैल्यू इक्वल हो चुकी हैं। एफ एक्स बराबर ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो चुकी है, एफ ए हो चुकी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ए आ गया। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इसी में क्या आ गया, सम्मिलित हो गया। अर्थात ग्राफ, क्योंकि ये तो बीच में जूम कर रखा है हमने,
ठीक है, इसका मतलब ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। कैसे चल रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। ये पॉइंट आपको दिखेगा थोड़ा, जब ग्राफ बनाओगे तो सीधे चलोगे उसमें। ये तो पॉइंट हमने केवल इंडिकेशन के लिए दे रखा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि फंक्शन अगर माइनस इनफाइनाइट से आया, पॉइंट ए तक पहुंचा, पॉइंट ए तक पहुंचते पहुंचते रुक गया ना। लेफ्ट हैंड लिमिट वही तो दर्शाती है। ये हुआ इसका मतलब लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल किसके हो जाएगा? एफ ए के हो जाएगा। तो इसी को हम फुल फॉर्म में यही तो कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म हमने क्या बताया था? लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच इक्वल लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच इक्वल क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा। हमने कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और साथ में उस पॉइंट पर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू भी निकालनी है। अगर तीनों एक ही पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे, अर्थात एक ही पॉइंट पर इक्वल आएंगे, अर्थात तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो उस कंडीशन में फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। देखें कैसे? अगर हम लेफ्ट साइड से आए तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ गई? देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड से आए ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम आए, लेफ्ट हैंड लिमिट पर अगर फंक्शन की वैल्यू आए तो y आ गई, और राइट हैंड लिमिट पर अगर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली वो भी y आ गई, और एफ ए की वैल्यू निकाली वो भी y आ गई। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से जो वैल्यू आएगी y, ये हाइट जो आएगी ये y आ गई, और यहाँ से भी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? y आ गई, और एफ ए की भी वैल्यू वही आई, अर्थात सेम हाइट मिला, अर्थात बाएं तरफ से भी वही हाइट मिली जो दाएं तरफ से मिली, और वही हाइट हमको फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू रखने पर भी मिल गया। तो इसका मतलब बाएं तरफ से भी वहीं पर मान आया जहां पर दाएं तरफ से आया, वहीं पर फंक्शन का मान है। इसका मतलब फंक्शन का जो ग्राफ चलेगा उस पॉइंट को लेते हुए सीधे सीधे चले जाएगा ना। तो ये हमारी क्या है? कंटिन्यूटी का एक रूल है। ठीक है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू क्या होनी चाहिए? उस पॉइंट पर इक्वल होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट x इक्वल a पर कैसा फंक्शन है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर? ठीक। अब देखिए, अगर कभी ऐसा हो गया, अब ध्यान देंगे इसमें, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है इसमें, क्योंकि थोड़ा टिपिकल चीज़ है। ठीक है, अब इसको तो नीचे वाला हटा देता हूँ, केवल ऊपर वाला काम रखते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट ऐसा हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट हो गई, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं हुई, बट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फंक्शनल वैल्यू a के इक्वल हो गई। तो हुआ क्या? फंक्शन जो है प्रांत के पॉइंट a पर बाएं तरफ से आया लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ने वैल्यू हमको y1 दे दी है, और राइट हैंड लिमिट ने हमको y2 दे दी, और फंक्शनल वैल्यू a ने भी हमको y2 दे दी। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये तीसरा इन दोनों के इक्वल हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आएगी, यहाँ पर ओपन इंटरवल हुआ अभी। ठीक है, खुला है अभी। अब हुआ क्या कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से फंक्शन फिर आया, ये आया, बट उसकी देखो ये वैल्यू जो हमारी आ रखी है, ये वैल्यू क्या आई है? y1 आई है। इसने हाइट हमको y1 लिया है, लेकिन जब हम राइट हैंड साइड से आए तो उसकी वैल्यू y2 आ गई। अब y2 वैल्यू y1 से या तो बड़ी भी हो सकती है, y2 से छोटी भी हो सकती है। तो ये जो y2 वैल्यू है या तो इस हाइट से ऊपर होगा या इस हाइट से नीचे होगा। अरे ऊपर या नीचे कहीं भी गया हो सकता है। तो सपोज दैट राइट हैंड साइड से अगर फंक्शन आया और उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई, सपोज दैट इसने हाइट क्या ले ली? सपोज दैट y2 ले ली, और एफ ए की फंक्शनल वैल्यू भी y2 आ गई, अर्थात ए पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू भी क्या आ गई? y2 ही आ गई। तो बताइए अब फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट x इक्वल a पर ये ग्राफ आपको क्या मिलेगा? टूटा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाएं तरफ से, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन इससे इधर को बनाने के लिए फिर हमको पेन या पेंसिल को हटा के नीचे से लाना पड़ेगा ना। तो इसलिए यहाँ पर ग्राफ हमको क्या मिलेगा? एक ब्रेक ग्राफ मिलेगा, अर्थात टूटा हुआ ग्राफ यहाँ पर हमको मिलने वाला है। क्लियर? ठीक। अब सपोज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ गए, कभी ऐसा हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गए और एफ ए की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तब भी फलन मेरा कंटिन्यूअस नहीं होगा, अर्थात असंतत्य होगा। संतत नहीं है तो क्या हुआ?
असंतत हुआ। अरे दो ही टाइप के हुए, या तो संतत, संतत नहीं तो असंतत, ठीक है। अर्थात उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, अर्थात इधर से y आया और इधर से भी y आया, बट एफ ए की वैल्यू मेरी y1 आ गई। अब देखें हुआ क्या, फिर इसको समझते हैं, ध्यान देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लेफ्ट हैंड साइड से भी वही वैल्यू आई जो राइट हैंड साइड से भी आई। अब देखिए ए पर पहुंचा नहीं है अभी, देखिए ओपन इंटरवल है, और राइट हैंड साइड से भी फंक्शन का ग्राफ आया और वही हाइट लेके आया, इसने भी हमको y1 हाइट दी और इस इधर से भी हमको y1 हाइट मिली। ये अभी फंक्शन यहाँ पर टूटा हुआ है, अभी मिला नहीं है यहाँ पर। इस ब्लैंक गोले का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अभी फंक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इसमें सम्मिलित नहीं है। इंटरवल फॉर्म आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि ये पॉइंट अभी सम्मिलित नहीं है इस ग्राफ में। क्यों? क्योंकि खुला हुआ है, क्योंकि अभी तो ए तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ए के बाईं तरफ था, अभी भी ए के दाईं तरफ था, तो इस तरफ से भी y आया, इस तरफ से भी y आया, बट एफ ए की वैल्यू y1 आ गई। अब y1 जो है y से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अब y1 जो है y से अगर छोटा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब y1 की वैल्यू कहाँ जाएगी, या तो नीचे जाएगी, किस पॉइंट पर, एफ ए पर फंक्शन की वैल्यू या तो नीचे आएगी या कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। अरे या तो नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। अब सपोज दैट हम मान लेते हैं कि नीचे आ गई थोड़ी देर, तो इसका मतलब फंक्शन अब कंटिन्यूस हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर ग्राफ तो जुड़ा है ही नहीं, ये तो क्योंकि ओपन इंटरवल है, ये पॉइंट तो सम्मिलित था ही नहीं वहाँ पर। ये जो पॉइंट है ना, ये ओपन इंटरवल को इंडिकेट करता है, पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट तो हमारे ग्राफ में जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि जब आप ग्राफ को चलोगे डायरेक्ट ऐसे बना दोगे यहाँ से यहाँ को ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्राफ आपका क्या है, ब्रेक है, क्योंकि एफ ए पर वैल्यू या तो नीचे आ गई या ऊपर आ गई, तो यहाँ पर ग्राफ इसका मतलब क्या हो गया, आपका टूट गया है, ठीक है। तो इसलिए ख्याल करना है कि कंटिन्यूस होने के लिए क्या नियम होना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल क्या होगा, एफ ए होगा। तब फंक्शन हमारा क्या होगा, उस पॉइंट x इक्वल ए पर क्या माना जाएगा, कंटिन्यूस माना जाएगा। क्लियर? अगर तीनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं हुई, अगर तीनों में से कोई भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं हुई, तो फंक्शन का ग्राफ इसका मतलब ऊपर नीचे जाने लग गया है, अर्थात उस पॉइंट उस खास बिंदु पर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू या तो ऊपर है या नीचे है, तो इसलिए वहां पर ग्राफ 100% आपको क्या मिलेगा, टूटा हुआ मिलेगा। क्लियर? तो कंटिन्यूटी पता चल गई है क्या है, तो इसको एक बार नोट करेंगे और अच्छे से समझने का एक बार प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक नए टॉपिक पर और आते हैं, सातत्य फलनों का बीजगणित, ठीक है। और इसको ध्यान देंगे और इसको नोट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चनों में आपने इस बीजगणित का यूज में प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या है, संतत फलनों का बीजगणित, ठीक है। ये सातत्य और संतत से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सातत्य या संतत एक ही चीज है, ठीक है। सातत्य जो हुआ वो क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी है, और संतत क्या हुआ, एक फलन हुआ, उससे कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, दोनों चीज क्या है, एक ही है। या आप इसको संतत की जगह पर आप लिख सकते हो सातत्य फलनों का बीजगणित भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि एफ व जी दो वास्तविक फलन है, दो कैसे फलन है, वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन है जो x बराबर a पर क्या है मेरे, संतत है, जो x बराबर a पर क्या है, संतत है। या इसका मतलब कि हमको दो फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, जो दोनों फलन वास्तविक हैं और प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर दोनों फलन f भी संतत है और g भी क्या है, संतत है, ठीक है। तब हम क्या कह सकते हैं, पहला पार्ट है f प्लस जी x बराबर a पर संतत होगा, सेकंड पार्ट में क्या कह सकता हूं, f माइनस जी x बराबर a पर संतत होगा, ठीक है। तीसरा पार्ट में कह सकता हूं f इंटू जी x बराबर a पर संतत होगा,
चौथा पार्ट में कह सकता हूं एफ अपॉन जी एक्स बराबर ए पर संतत होगा जहां, तीसरे पार्ट चौथे वाले पार्ट के लिए एक चीज है, जहां जी ए डज नॉट इक्वल क्या है, जीरो है। अर्थात जी जो है उस पॉइंट ए पर जीरो वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि अगर जी ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो एफ अपॉन जी वाला जो फंक्शन है वो मेरा अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है एफ अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पर कहता क्या है कि दो संतत फलनों का, क्योंकि एफ और जी दो संतत फलन है, तो दो संतत फलनों का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल, ठीक है, भागफल के संतत होने के लिए जी ए डज नॉट इक्वल क्या है, जीरो है। तो दो संतत फलनों का योगफल, अंतर, गुणनफल तथा भागफल सदैव क्या होता है, एक संतत फलन होता है। ये हमारा एक थ्योरम है, ये हमारा इसका बीजगणित है। ठीक है, तो आइए इसको एक बार डेरिवेट हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पार्ट नंबर फर्स्ट को करता हूं डेरिवेट। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए हमने क्या कहा, चूंकि x बराबर किस पर, a पर, हमको किसका परीक्षण करना है, f प्लस जी के कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है। तो f प्लस जी के कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f प्लस जी फंक्शन ले लिया। अब अगर फंक्शन बना है तो कोई ना कोई उसका प्रांत होगा, तो यहाँ पर प्रांत क्या है, x टेंड्स टू a है, तो इसका मतलब प्रांत को हमने किससे इंडिकेट कर रखा है, x से। तो f प्लस जी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस क्या हो गया, जी एक्स हो गया, क्योंकि दो फंक्शनों का योग जो है वो x पर बना हुआ है, तो इसका मतलब f फलन भी x पर होगा और g फलन भी किस पर होगा, x पर होगा। क्लियर है, किस पॉइंट पर है, a पर है। अब इक्वल में क्या लिख दूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a जी एक्स, क्योंकि आपने पढ़ा होगा लिमिट निकालने की प्रोसेस, लिमिट जो होता है योग, अंतर, गुणा, भाग सब पर बढ़ जाता है ना, तो वही हमने प्रोसेस किया। इस लिमिट को एक बार एफ एक्स के साथ बांटा, एक बार जी एक्स के साथ बांटा। अब चूंकि हमको पता है कि f व g फलन x बराबर a पर क्या है मेरे, संतत हैं, x बराबर a पर क्या है, संतत है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एफ ए होगा, क्योंकि फर्स्ट आपने रूल पढ़ा था कंटिन्यूटी कब होती है, कि अर्थात उस पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब फंक्शन क्या मिलेगा, कंटिन्यूस मिलेगा, स्टार्टिंग में हमने बताया था। सेकेंड पॉइंट, जी फलन भी कंटिन्यूस है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, जी ए के हो जाएगा, होगा। तो अब इन वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस जी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ए आ गई, प्लस सेकेंड वाले पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, जी ए आ गई। अब ध्यान देंगे, अब मैं थोड़ा सा ऊपर का पार्ट मिटा देता हूं और ध्यान से इसको फिर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए हुआ क्या, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस जी एक्स इक्वल एफ प्लस जी ए कह सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि यह फंक्शन देखिए एफ फंक्शन भी ए पे बना है और जी फंक्शन भी ए पे बना है, तो इनका जो योग करोगे तो वो फंक्शन भी हमारा किस पर बनेगा, ए पे ही तो बनेगा। तो क्लियर, तो इसका मतलब इस एफ प्लस जी को थोड़ी देर के लिए अगर हम एच कहें तो एफ प्लस जी फिर से क्या हो जाएगा, एच। तो क्या नियम निकला, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एच एक्स इक्वल एच ए बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच फंक्शन जो है मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस रूल को उसने फॉलो कर दिया है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, एक्स बराबर ए पर एफ प्लस जी क्या है, संतत है। तो एक्स बराबर ए पर एफ प्लस जी संतत कब हुआ, जब एफ और जी दोनों कैसे फलन है, एक संतत फलन है। तो क्लियर, कोई टफ है, बहुत आसान सा आपका टॉपिक है, आप फर्स्ट पार्ट को बना सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को आधार लेके आप एफ माइनस जी का कर सकते हैं। देखिए माइनस में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हो गया, तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे,
एफ प्लस जी की जगह पर एफ माइनस जी कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ प्लस जी की जगह पर एफ माइनस जी, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस। कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लिमिट है वो योग या अंतर पर डायरेक्ट बढ़ जाती है, आपको पता है योग अंतर गुणा भाग सब जगह बढ़ जाती है, तो कोई दिक्कत है माइनस वाला। तो एफ माइनस जी का आप सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। ऐसी थर्ड पार्ट है एफ इंटू जी। तो एफ इंटू जी करना है, तो एफ इंटू जी का मतलब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एफ इंटू जी। तो एफ फंक्शन भी देखो, एफ इंटू जी फंक्शन एफ पर बना हुआ है, बना है ना, तो गुणनफल एक्स पर बना है, तो एफ फंक्शन भी एक्स पर बनेगा और जी फंक्शन भी एक्स पर बनेगा। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो लिमिट जो है मल्टीप्लिकेशन पे भी क्या होगी, आप बढ़ गया। तो यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इंटू आ गया, यहाँ पर भी इंटू आ गया, यहाँ पर भी इंटू। तो इसका मतलब एफ इंटू जी फंक्शन भी मेरा क्या है, संतत है। क्लियर। ऐसी फोर्थ पार्ट के लिए एफ अपॉन जी संतत दिखाना है तो इस इंटू की जगह पर हम एफ अपॉन जी करेंगे। अब देखिए एफ अपॉन जी फंक्शन एक्स पर बना है, तो दोनों का भागफल जो है एक्स पर बनेगा। कब, जब एफ फलन भी एक्स पर होगा और जी फलन भी एक्स पर होगा। तो इसका मतलब एफ एक्स अपॉन क्या कर देंगे, हम जी एक्स कर देंगे। तो यहाँ पर एफ लिमिट जो होती है डिवाइडेशन पर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। न्यूमरेटर की लिमिट अलग, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग, बाकी सेम रूल है क्योंकि एक्स इक्वल ए के पर कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर एफ अपॉन जी इक्वल एफ ए अपॉन जी ए इक्वल एफ अपॉन जी इक्वल एफ अपॉन जी इंटू ए। क्लियर। तो इसका मतलब एफ अपॉन जी भी मेरा कैसा फंक्शन हो गया, एक संतत फलन हो गया। तो कोई टफ है, तो बहुत इजी सा टॉपिक है। तो इस पूरे डेरिवेशन को आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लिमिट जो होती है योग पर, अंतर पर, गुणा पर और भाग पर सीधे सीधे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कोई टफ है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो कंटिन्यूटी, हमने इस वीडियो में कंटिन्यूटी किसे कहते हैं और कंटिन्यूअस फंक्शनों का जो बीजगणित है वो हमने यहाँ पर सीखा था। तो इसको एक बार अच्छे से आप नोट करेंगे। ठीक है, ठीक।